हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर क्लासेस। अभी हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता केवीएस मदान की बुक का 9वां संस्करण 2026 इसे ऑडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका पहला इकाई शिक्षण अभिक्षमता। परिचय। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। स्वामी विवेकानंद। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। एपीजे अब्दुल कलाम। शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। जीके चेस्टरटन। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। 2015 में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के सतत विकास लक्ष्य 4 स्टेट डेवलपमेंट गोल्स 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना है। प्रत्येक मनुष्य अक्सर अपने बड़े माता पिता, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों से प्राप्त अधिगम को दर्शाता है। हम अपने जीवन के लगभग 20-25 वर्ष औपचारिक शिक्षा में व्यतीत करते हैं। शिक्षा एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। सामान्य तौर पर यह हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य लाभ हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है ताकि एक श्रेष्ठतर समाज की रचना की जा सके। यह हम सबकी एक मूलभूत इच्छा है। शिक्षक औपचारिक ढंग से ज्ञान के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है। छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि उसको भविष्य के समाज में अधिक संभव होने योग्य वाले ढंग से संयोजित किया जा सके। इस प्रकार शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का आपस में निकट से संबंध है। शोध ज्ञान के वर्तमान भंडार में हम सबको जोड़ता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इसमें वृद्धि कैसे की जाए। इस यूनिट में हम अपनी चर्चा का आरंभ शिक्षा से कर रहे हैं और धीरे धीरे शिक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान ले कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्षा से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका अर्थ है अपने आप, स्वयं
में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना असंभव है। गुरु टैगोर ने प्राचीन वेदांत का संश्लेषण भी किया। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को इस ढंग से परिभाषित किया है: शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभियोग्यता है। अरस्तु ने शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया। हेनरिक पेस्टलोजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। जॉन डीवी ने शिक्षा को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपने संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है: व्यापक एवं संकुचित। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी है, हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्षा कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। जैक्स डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए। पहला, कुछ बनने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। दूसरा, ज्ञान के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर नॉलेज। तीसरा, कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। चौथा, साथ रहने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लिव टुगेदर। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाता है। भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब हम शिक्षा से शिक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है।
शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग। अधिगम शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम की अवधारणा बहुत ही गतिशील है। शैक्षिक प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्यों दर्शन शास्त्र द्वारा तय किया जाता है। दूसरा, कैसे मनोविज्ञान द्वारा तय किया जाता है। तीसरा, क्या सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तय होता है। इसलिए शिक्षा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर आधारित है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार सुकरात को शिक्षा का जनक माना जाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान विद्यालय। यह दृष्टिकोण वर्ष 1900 के दशक में विकसित हुआ। यह 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिक प्रख्यात था। अधिगम में मूल रूप से वातावरण से उद्दीपन स्टिमुलस यानी एस और व्यक्ति की प्रतिक्रिया यानी आर के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सम्मिलित है। पुरस्कार और दंड के उपयोग के परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवर्तन क्रमिक ढंग से होते हैं। स्वाभाविक रूप से हम व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तनों में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक शिक्षक छात्र से अकाउंटेंसी में एक प्रश्न पूछता है, यदि छात्र सही उत्तर देता है तो शिक्षक प्रशंसनीय, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा आदि कहकर छात्र की सराहना कर सकता है, जो कि समय के साथ अधिक दृढ़ या प्रबलित हो जाता है। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ड्रिल और अभ्यास और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवहार सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। E.L. थॉर्नडाइक। यहाँ 2 दृष्टिकोण विद्यमान हैं। पहला, एक उत्तेजना की प्रतिक्रिया को सकारात्मक पुरस्कृत प्रभाव के बाद प्रबलित किया जाता है, और दूसरा, एक उत्तेजना की प्रतिक्रिया अभ्यास और दोहराव से सशक्त हो जाती है। सीखने का यह दृष्टिकोण ड्रिल और अभ्यास कार्यक्रमों के समान है। व्यवहारवादियों ने अधिगम लिए के 3 मुख्य नियमों को सामने रखा है। पहला, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, फोकस प्रतिक्रिया के प्रभाव पर है। संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं और परिणाम एक इनाम में होता है। कष्टप्रद भावनाएं उसी को कमज़ोर करती हैं और परिणाम दंड में होता है। दूसरा, तैयारी का नियम, लॉ ऑफ प्रिपरेशन, यह SR कनेक्शन बनाने के लिए छात्र की इच्छा को इंगित करता है। तीसरा, अभ्यास का नियम, यह कानून अभ्यास के माध्यम से संबंध को सशक्त करने से संबंधित है। सीखने का मुख्य सिद्धांत दोहराव है। इसे ड्रिल या ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहा जाता है, जैसा कि गणित जैसे विषयों में किया जाता है। बी, स्कीनर। स्कीनर का अनुकलन या अनुबंधन 2 प्रकार की होती है। शास्त्रीय, पहला शास्त्रीय, दूसरा संचालक कंडीशन। पहला शास्त्रीय उत्कृष्ट या चिर प्रतिष्ठित प्राणोनुकूलन। यह अधिगम की एक विधि है जिसमें जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक को सामान्य उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है। इस युग्मन से अधिगम में सहायता मिलती है। यह अवधारणा इवान पावलोव द्वारा निर्धारित की गई थी, जो एक कुत्ते को भोजन कराने से संबंधित है। यह भोजन के बाद घंटी की आवाज़ पर लार गिराता है। एक नई सीखी गई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए 2 उत्तेजनाएं एक साथ जुड़ी हुई है। इसे सामान्यीकरण, अचेतन या स्वचालित अधिगम कहा जाता है। इसे रिफ्लेक्सिव या अनैच्छिक अनुकूलन भी कहा जाता है। दूसरा, संचालक कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जीव सुदृढ़ीकरण या दंड के माध्यम से व्यवहार में संशोधन के माध्यम से सीखता है। इसे स्वैच्छिक या वाद्य व्यवहार, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। स्कीनर ने क्रमादेशित निर्देश के सिद्धांत का सुझाव दिया। संज्ञानात्मक विचारधारा या दृष्टिकोण,
कोग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट अनुभव, इंद्रियों और विचारों के माध्यम से जानकारी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रियाओं की क्षमता को अनुभूति के रूप में जाना जाता है। यह दृष्टिकोण वर्ष 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ। सीखने को मस्तिष्क के माध्यम से ज्ञान के अधिग्रहण के रूप में समझा जाता है। शिक्षार्थी एक सूचना संसाधक है जो जानकारी को अवशोषित करता है, उस पर संज्ञानात्मक संचालन करता है और इसे स्मृति में रखता है। यह पाठ्य पुस्तकों के व्याख्यान और पढ़ने से जुड़ा हुआ है। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। शिक्षार्थी आंतरिक और बाह्य दोनों तत्वों से प्रभावित हो सकते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत उप सिद्धांतों में विभाजित हो गया जो सीखने और समझने के अद्वितीय तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर बहुत अधिक कार्य किया। उनका काम वातावरण और आंतरिक संरचनाओं पर केंद्रित है कि वे अधिगम प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने, जांच करने और बलपूर्वक ढंग से सोचने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। शिक्षण अधिक संगठित ढंग से किया जाना चाहिए जिससे छात्रों को उनकी विचार प्रक्रिया कार्यों को जानने में सहायता मिलती है और इस ज्ञान का उपयोग सीखने के बेहतर अवसरों के निर्माण के लिए किया जाता है। रचनावादी विचारधारा दृष्टिकोण यह दृष्टिकोण मानता है कि अधिगम क्रिया निष्क्रिय नहीं है, वे सीखने को व्यक्तिगत मानने लगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभवों के परिणाम स्वरूप करता है। जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, सीखने या ज्ञान का निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ यह है कि नया अनुभव पहले अनुभव के साथ एकीकृत है। यहाँ स्वतंत्र शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ध्यान सामान्यीकरण योग्य कौशल पर है जो व्यक्तिगत खोज पर आधारित है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे और जे.एस. ब्रूनर का मानना था कि अधिगम में सूचनाओं का सक्रिय प्रसंस्करण सम्मिलित है और प्रत्येक व्यक्तिगत गतिविधि अपने लिए ज्ञान का आयोजन और निर्माण करती है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मानना है कि ज्ञान संगठन के विकास के कई चरण होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन और आत्मसातीकरण अधिगम की मूल बातें हैं। एक शिक्षार्थी संयोजन के माध्यम से एक नई योजना विकसित करता है। नए अनुभवों को पहले से उपस्थित योजना में आत्मसात कर लिया जाता है या उन्हें नई योजना बनाकर समायोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को रचनावाद कहा जाता है। डिस्कवरी लर्निंग रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें शिक्षक का कोई मार्गदर्शन नहीं के समान है या बहुत कम है। यह जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था और यह पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह लोकप्रिय सिद्धांत शिक्षार्थियों को पिछले अनुभवों और ज्ञान पर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके अंतर्ज्ञान, कल्पना और रचनात्मकता का प्रयोग करता है और तथ्यों, सहसंबंधों और नए सत्य की खोज के लिए नई जानकारी की खोज करता है। एक अनुकरण जिसमें शिक्षक छात्रों को वापस बुलाने या प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करने में सहायता करता है, निर्देशित खोज विधि कहलाता है। अनुभव रूपांतरण अधिगम सिद्धांत ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी TLT वयस्क शिक्षा और युवा वयस्क शिक्षा के लिए अधिगम का एक ढंग है। यह जैक मेजिरो द्वारा सुझाया गया था। TLT इस विचार पर केंद्रित है कि शिक्षार्थी नई जानकारी या सूचना के आधार पर अपनी सोच को समायोजित कर सकते हैं। वयस्कों के पास अपने पिछले अनुभवों से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षण और सीखने के अवसर हैं। उनके पास महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है और समीक्षा से उनकी समझ में परिवर्तन हो सकता है। यह दृष्टिकोण वयस्क छात्रों के लिए अच्छा कार्य करता है। शिक्षार्थी में उनके अधिगम के अनुभव और जीवन के अनुभव के साथ एक ही तरह का परिवर्तन नहीं होता है। शिक्षक अपने छात्रों को उनकी धारणाओं पर सवाल उठाते हुए नई दृष्टिकोण के लिए प्रोत्साहित करके इस सीखने के सिद्धांत को नियोजित कर सकते हैं और अपने विचार की नई श्रृंखला को सशक्त करना सीखने के लिए प्रवचन के उद्देश्य उत्पन्न कर सकते हैं। सामाजिक या सामूहिक अधिगम सिद्धांत SLT यह शायद कठिन छात्रों से निपटने के लिए जिनको कक्षा को बाधित करना और कठिन समस्या उत्पन्न करना
अच्छा लगता है। यह सिद्धांत बच्चों की इस अवधारणा पर केंद्रित है कि वे अपने सहपाठियों द्वारा प्रदर्शित किए गए कार्यों पर अभिनय करके या न देखकर दूसरों को देखकर सीखते हैं। इस सीखने के सिद्धांत की स्थापना अल्बर्ट बंडूरा ने की थी। उन्होंने वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में बोबो डॉल प्रयोग नामक एक प्रयोग किया, जिसके दौरान उन्होंने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया। जब उन्होंने एक वयस्क अधिनियम को एक गुड़िया जैसे खिलौने के साथ आक्रामक रूप से देखा, उन्होंने नोट किया कि गुड़िया पर हमला करने के बाद वयस्क के पुरस्कृत, दंडित या कोई परिणाम नहीं भुगतने पर बच्चों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। बंडूरा ने वर्ष 1977 में अपने निष्कर्षों के बारे में लिखा, जिसमें सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का विवरण और यह छात्रों के व्यवहारिक विकास को कैसे प्रभावित करता है दिया गया था। सामाजिक शिक्षा सिद्धांत के 4 तत्व हैं। ए, ध्यान, अटेंशन, जो बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अलग अलग या अनोखे पाठों या गतिविधियों का आह्वान करता है। बी, अवधारणा, इस पर ध्यान केंद्रित करना कि छात्र कैसे जानकारी को आंतरिक रूप देगा और इसे बाद में याद करेगा। सी, प्रजनन, पहले से सीखे गए व्यवहार पर और जब इसका उपयोग करना उचित हो पर चित्रण करना। डी, प्रेरणा, मोटिवेशन, जो अन्य सहपाठियों को उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत या दंडित होते देखने से बढ़ सकती है। 6 में अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी ELT करके सीखने के सिद्धांत पर केंद्रित है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए छात्रों को उन अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उन्हें जानकारी बनाए रखने और तथ्यों को याद करने में सहायता कर सकते हैं। ELT की पहचान डेविड कोल्ब ने वर्ष 1984 में की थी। हालांकि उनका प्रभाव जॉन डेवी, कर्ट लेविन और जीन पियागे जैसे अन्य सिद्धांतकारों से आया, लेकिन कोल्ब ELT के 4 चरणों की पहचान करने में सफल रहे। पहले 2 चरण ठोस शिक्षा और चिंतनशील अवलोकन, कंक्रीट लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एक अनुभव को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाद के 2 अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग, एक अनुभव को बदलने के बारे में। कोल्ब के लिए प्रभावी अधिगम को तब देखा जाता है जब शिक्षार्थी अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के चक्र से गुजरता है। छात्र किसी भी तरह से और किसी भी समय चक्र में प्रवेश कर सकते हैं। सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी और अभ्यास का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, ऊपर बताए गए अधिगम सिद्धांत के कई विचारों को आकर्षित करते हैं। वे जीन लेवे और एटिएन वेंगर द्वारा विकसित किए गए हैं। साथ में योग दर्शन, यह दर्शन मनुष्य और विश्व से संबंधित परम सत्य की प्राप्ति के लिए सिद्धांत और व्यवहार के बारे में चर्चा करता है। वेदांग में योग को सर्वोच्च आत्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा के आध्यात्मिक मिलन के रूप में समझा जाता है। योग इंद्रियों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार के नियंत्रण के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। यह आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। योग का पहला ग्रंथ ऋषि पतंजलि का योग सूत्र है। उसके बाद ऋषि वात्स्य का योग भाष्य और ऋषि वाकवपति मिश्रा का तत्व वैशर्दी है। योग दर्शन सांख्य दर्शन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। योग आत्म की प्राप्ति के लिए एक व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है, जबकि सांख्य एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। इस प्रकार योग अभ्यास और सांख्य इसका सिद्धांत है। इसके 8 घटक हैं। यम या आत्मनियंत्रण नियम, आसन, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार, रिस्ट्रेन, धारणा, माइंड स्टडी, ध्यान, कंसंट्रेशन और समाधि, मेडिटेशन। योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए
अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। उन्नत या प्रगतिशील आयोजक मॉडल, ओसुबेल का मॉडल। यह मॉडल महान शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक डेविड ओसुबेल द्वारा किया गया है। इस मॉडल की प्राथमिक चिंता शिक्षकों को बड़ी संख्या में सूचनाओं को बहुत सार्थक और कुशल ढंग से व्यवस्थित और संप्रेषित करने में सहायता करना है। यह मॉडल मौखिक सीखने के सिद्धांत से लिया गया है। जैसा कि हम समझते हैं, कोई भी विषय अवधारणाओं की एक श्रृंखला है। जब हम इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं तो वह भी हमारे मस्तिष्क में एक श्रृंखला के रूप में आकर बस जाता है। नई अवधारणा को पुराने के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले हमें छात्रों के साथ बड़े विचारों का पता लगाने की आवश्यकता है। मानसिक मॉडल, मेंटल मॉडल, यह उन्नत आयोजक मॉडल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एक मानसिक मॉडल किसी भी संगठित पैटर्न जैसे कि दृश्य प्रतिनिधित्व है, जिसमें संरचना और प्रक्रिया एक प्रकार का प्रवाह दोनों सम्मिलित होते हैं। यह छात्र को सामग्री ज्ञान को समझने में सहायता करता है। यह समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकते हैं। यह सार्थक मौखिक सीखने का ढंग है। इसकी 3 प्रमुख सोच है। 1. ज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री जैसे व्यवस्थित किया जाता है। 2. नई जानकारी सीखने को संशोधित करने के लिए मस्तिष्क कैसे काम करता है। तथा 3. शिक्षक पाठ्यक्रम और सीखने के बारे में इन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं। जब ये छात्रों को नई सामग्री प्रस्तुत करते हैं, यह मॉडल छात्र की संज्ञानात्मक संरचना को सशक्त करने के लिए बनाया गया है। वाक्य विन्यास या वाक्य रचना विचार, इसके अधीन ओसुबेल के प्रगतिशील आयोजक मॉडल में गतिविधि के 3 चरण होते हैं। चरण 1, अग्रिम आयोजक की प्रस्तुति मानसिक मॉडल। चरण 2, शिक्षण कार्य या शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति तथा चरण 3, संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। इसमें सीखने की सामग्री संबंध विद्यमान विचारों से करना होता है ताकि एक सक्रिय सीखने की प्रक्रिया को लाया जा सके। डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र। हमने अभी अभी संज्ञानात्मक व्यवहारवाद और रचनावाद की अवधारणाओं पर चर्चा की है। इस तरह डेविड कोल्ब का सीखने का अनुभव स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उपरोक्त का संयोजन है। यह मॉडल 2-3 प्रक्रियाओं के रूप में है। इसे चिंतनशील या अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है और नेट जेआरएफ परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि यह शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन हमारी चर्चा से अभ्यर्थियों को सहायता मिलेगी। यह एक व्यवहारिक विषय है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम या सीखना होता है। अधिगम चक्र को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ठोस अनुभव। ठोस अनुभव एक नए अनुभव या स्थिति के रूप में या नई अवधारणाओं के आलोक में वर्तमान अनुभव की पुनर्व्याख्या के रूप में हो सकता है। मान लीजिए कि आप सहायक प्रोफेसर के पद पर सेवा प्राप्त करते हैं तथा कक्षा में शिक्षण के समय आपको कुछ ठोस अनुभव प्राप्त होते हैं। 2. है नए अनुभव का चिंतनशील अवलोकन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। हम उनको वर्तमान ज्ञान के आलोक में अपने ज्ञान को जोड़ या संशोधित कर सकते हैं। हालांकि आप कक्षा में बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में कक्षाओं की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें सीखते हैं। एक शिक्षक के लिए अधिगम प्रक्रिया निरंतर होती है। इस चरण को समीक्षा भी कहा जा सकता है। अमूर्त अवधारणा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। चरण 2 में प्राप्त प्रतिबिंब एक अमूर्त अवधारणा के रूप में हमारे मस्तिष्क में बस सकता है। बेहतर सिखाने के कुछ सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में बस जाते हैं। हम भविष्य की स्थितियों में अमूर्त अवधारणा को लागू करना चाहते हैं। शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए अपने विचारों को कक्षा में लागू करता है। प्रसंस्करण, अबाध क्रम।
इस प्रकार से 4 चरण नीचे दिए गए डायग्राम के बाहरी हिस्से को पूरा करते हैं। सक्रिय प्रयोग करना, चिंतन, अवलोकन, देखना, ठोस अनुभव, महसूस करना, समायोजन, CEAE, विचलन, अमूर्त अवधारणा, अभिसरण, आत्मसात। यहाँ पर विचलन, आत्मसात, अभिसरण और समायोजन, जिनको संक्षिप्त रूप में DACA भी कहा जाता है, और इसी प्रकार अनुभव करना या भावना, पर्यवेक्षण, सोचना और कार्य करना, जिनको संक्षिप्त रूप में FWTA कहा जाता है, को परीक्षा के लिए ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है, और अस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम, शिवम और सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक कमजोर शिक्षण विधियाँ, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियाँ रही हैं। प्रकृतिवाद, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो वैसे उसे ऐसा करने दे, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास हो। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव, इंद्रियों द्वारा सीखना, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, क्रीड़ा, प्लेवे, ह्यूरिस्टिक। डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा गया है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं, अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ। एक्टिविटी स्कूल सिस्टम। चौथा, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंटियलिज्म। इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड हैं, जिनका यह कहना है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है, अपने आप को जानो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। मानवतावाद अपने जीवन में एक उचित संतुलन और मनुष्य को सभी गतिविधियों का केंद्र और मापदंड मानता है। मानवतावाद सभी मनुष्यों के हितों और कल्याण में विश्वास करता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करना चाहिए ताकि सभी का कल्याण लक्ष्य बन जाए। अधिगम का यह रूप आत्म साक्षात्कार, वास्तविकीकरण पर निर्भर है। यह संकल्पना, सहयोग, आपसी सहिष्णुता और सामाजिक समझ का समर्थन करता है। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो मानवतावाद के मुख्य समर्थक हैं। छठा, तर्कवाद, रैशनलिज्म। तर्कवाद के अनुसार ऐसे कई महत्वपूर्ण ढंग हैं जिनके माध्यम से हमारी अवधारणाएं और ज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। सातवां, अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। अनुभववाद के अनुसार हमारा संवेदी तंत्र, सेंसरी एक्सपीरियंस, हमारी सभी अवधारणाओं और ज्ञान का अंतिम स्रोत है। आठवां, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इस धारणा के अनुसार संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है।
उदाहरण के लिए मानव शरीर में कोशिकाएं, ऊतक, अंग, तंत्र आदि होते हैं और इन सभी घटकों का योग अंगों के योग से अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके मध्य परस्पर तालमेल बना हुआ है। इसके अलावा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने इस धारणा के महत्व को प्रदर्शित किया। इसने यह भी दिखाया कि जटिल अधिगम की आवश्यकता धीरे धीरे लंबे अभ्यास के माध्यम से नहीं होती है, बल्कि अंतर्दृष्टि के माध्यम से विकसित हो सकती है। यह सिनर्जी की अवधारणा में विश्वास करता है, जो कि यह मानता है 2 + 2 = 5। विभिन्न दर्शनग्राही सभी स्रोतों से ज्ञान का संलयन है। यह एक विचित्र प्रकार का शैक्षिक दर्शन है जो विभिन्न दर्शनों से सभी अच्छे विचारों और सिद्धांतों को मिश्रित करता है। शिक्षा के कई और दर्शन भी हैं और प्रत्येक दर्शन का अपना योगदान और सीमाएं हैं। कोई भी दर्शन अपने आप में पूर्ण नहीं है और साथ ही एक ही दर्शन को सभी स्थितियों में सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया और उसके मूल्य निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था भी समय समय पर परिवर्तित होती है।